देखो सबसे पहले तो यार मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, तो अगर अभी समय है तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो को सेव कर लीजिए, जब आपको समय मिलेगा तब आप ये वीडियो देखिएगा, लेकिन ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखिएगा जरूर और आने वाले जनरेशन को सिखाइएगा जरूर, ठीक है। देखिए इस वीडियो में ना हम इंडिया के दो महान हस्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हम बात करेंगे रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह के बारे में। ये दोनों लोगों ने कुछ माँ बाप के ऊपर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर कुछ ऐसी अभद्र गंदी टिप्पणियां की हैं जिनको लेकर के हमें और आपको तो थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आने वाली जनरेशन को इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है। तो हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि ये लोगों ने एक ऐसा क्या बोला है जिससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, हमें और आपको क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, आने वाली जनरेशन को क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ना। और मतलब हमें जितना छोटा शब्द लग रहा होगा कि चलो ठीक है कोई गाली तो दिया है यार, इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बट बॉस ये गाली नहीं था, इसमें मैंने बहुत डीप बातें छुपी हैं, बहुत मतलब मैं इसमें बहुत गहराई तक जाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को देखने वाले हैं, लास्ट में थोड़ा सा हम सोल्यूशन को भी देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, हमें जितना ईजी लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, उतना ये ईजी है नहीं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा देखो ये दोनों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक आप जाकर के इंटरनेट पर थोड़ा बहुत सर्च कर देना, रणवीर इलाहाबादी और आईआईटी बाबा कौन है, आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। रणवीर इलाहाबादिया ने अभी कुछ दिन पहले इंडिया में एक शो आया करता था जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं है, इंडियाज गॉट लेटेंट, LATENT करके स्पेलिंग है। इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने माँ बाप के ऊपर यानी हमारे पेरेंट्स के ऊपर इसने कुछ गंदी अभद्र टिप्पणियां की थी, गंदी बातें बोली थी, जिनको मैं अभी यहाँ पे तो रिपीट नहीं कर सकता, उसको जाकर के आप यूट्यूब पे देख लेना कि इसने इंडिया गॉट लेटेंट में क्या बात बोला था। तो इसने कुछ ऐसी गंदी बातें बोली थी, इसने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार ऐसी गंदी बातें बोली थी जो कि कोई इंडियन सोच भी नहीं सकता है, मतलब वो हमारे सोच से भी परे है ना। इतना गंदा बात बोलना वो, और अपने पेरेंट्स को लेकर के इतना गंदा बात बोलना, वो तो मतलब हम इंडियन सोच भी नहीं सकते यार। हम इंडियन अपने पेरेंट्स को भगवान मानते हैं, उनको हम पूजते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं, उनको सर्वोत्तम का दर्जा दिया जाता है, और फिर जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, उनको जब कोई इतनी गंदी बातें बोलता है तो ये कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल है ना। और इसका सजा भी इनको दिया गया, मतलब लोगों ने इसको ट्रोल किया, लोगों ने इसको अनलाइक किया, अनफॉलो किया, अनसब्सक्राइब किया, लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, है ना। फिर इसको लेकर के इसके प्रति पुलिस केस वगैरह भी किया गया, और लोगों ने इसका शो भी बंद करवा दिया गया, इंडियाज गॉट लेटेंट शो बंद हो गया अभी, जो कि अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। बट बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, बात ये है कि एक इंसान इतनी बड़ी बात बोल कैसे सकता है, और यहाँ सिर्फ एक इंसान की नहीं है। अगर सिर्फ ये बात रणवीर इलाहाबादिया बोला होता तो मुझे समझ आता कि चलो ठीक है, रणवीर ने ये बात बोल दिया, हो सकता है साले की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हो सकता है उसको उतनी समझ ही ना हो, उतनी अक्ल ही ना हो, उसने बात बोल दी हो, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल था। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो बात बोला गया ना, इसमें सिर्फ रणवीर की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हम और आप भी सम्मिलित हैं, आप और हमारी भी इसमें गलती, इसमें और कई सारे लोग सम्मिलित हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यार रणवीर ने ही तो बात बोला था, रणवीर को यार दो चार बातें बोल के छोड़ो ना, माफ करो, हटाओ ना, बट ऐसा नहीं है बॉस, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं जब आप एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते ना, तब आपको समझ में आता है, अभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी, बस आप वीडियो में बने रहो। देखो रणवीर ने जो बातें बोली हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर ये सिर्फ सिंगल बोला होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसने अकेला नहीं बोला, इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं। पहली बात तो रणवीर ने ये बात लाइव शो में नहीं बोला, अगर ये लाइव शो में बोलता है ना तो समझ आता है यार लाइव चल रहा था, कहीं गलती से निकल गया होगा, लेकिन इसने जो बात बोला है, इसने एक रिकॉर्डेड वीडियो में बात बोला है। अब ये रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब समझ रहे हो आप, रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब क्या हुआ, एक स्टूडियो में वीडियो को बैठ करके रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया वहाँ पे कितने सारे लोग रहे होंगे, डायरेक्टर रहा होगा, प्रोड्यूसर रहा होगा, स्क्रीन राइटर रहा होगा, डायलॉग राइटर रहा होगा, वीडियो एडिटर रहा होगा, उसके बाद में वहाँ पे जज रहा होगा, कुछ गेस्ट रहे होंगे, कुछ होस्ट रहे होंगे, है ना, कंटेस्टेंट रहे होंगे, उसके बाद में वहाँ पे क्रू मेंबर्स रहे होंगे, स्पॉट बॉय रहे होंगे, लाइट मैन रहा होगा, है ना, काफ़ी सारे लोग रहे होंगे, मतलब कम से कम तो 50, 60, 70 लोग वहाँ पे रहे होंगे। उन 50, 60, 70 लोगों के बीच में ऐसी बातें बोली गई, लेकिन उनमें से किसी भी एक बंदे ने इस बात पे काउंटर नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इसको गहराई से अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार 50-60 लोगों के बीच में माँ बाप को गाली दिया जा रहा है और 50-60 लोग बैठ करके हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि शब्द सिर्फ रणवीर के मुख से निकला है, लेकिन वहां बैठे सारे लोगों का माइंड उसी डायरेक्शन में चल रहा था। मतलब वो लोगों को वो गंदी बात अच्छी लगी, उतने लोगों को वो गंदी बात अच्छी लगी, इस वजह से किसी ने भी उस बात पे काउंटर नहीं किया। उस शो में तो
मैंने एक इंडिया का बहुत फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी को भी मैंने वहाँ पे देखा था। अब आशीष चंचलानी को भी मतलब एक इंडिया में अच्छा यूट्यूबर माना जाता है, उसके जैसे लोग भी वहाँ हो करके उस बात पे हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि रणवीर ने ये बात नहीं बोली, मुख रणवीर का था, शब्द रणवीर का था, लेकिन वो मानसिकता वहां बैठे सारे लोगों का था। बात को समझो। अब पहले ये समझो, वहां पे 50-60 लोगों के बीच में बातें रिकॉर्ड की गई, रिकॉर्ड करने के बाद वो फिर वीडियो एडिटिंग के लिए गया, फिर उसको रिव्यू के लिए भेजा गया, फिर उसको फाइनल सबमिशन के लिए भेजा गया, फिर उसको बाद में जाकर के पब्लिक डोमेन में अपलोड किया गया। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 15-20 दिन लगा होगा। 15-20 दिन में 50-60-70-100 लोगों ने वीडियो देखा होगा, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं किया। मतलब उस इंडियाज गॉट लेटेंट में जितने सारे लोग सम्मिलित हैं, सब लोगों का थिंकिंग, सब लोगों का सोचना उसी डायरेक्शन में है, उसी वे में वो लोग सोच रहे हैं। वो लोगों के दिमाग में पेरेंट्स को लेकर के वही गंदी सोच भरी हुई है। बात समझो, एक बंदे की बात नहीं है, उस पूरे शो में रहने वाले हर एक बंदे की बात है यहाँ पे। बात समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है भाई। इतने लोग, 50-60 लोग पेरेंट्स को लेकर के इतनी गंदी बातें कैसे सोच सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। और 50-60 लोग सोच सकते हैं अगर अलग अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदाय से लोग हों तो, लेकिन अलग अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक जगह पे आकर के बैठ करके एक ही जगह पे इतनी गंदी बातें कैसे सोच सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब तो ये हो रहा है कि वहां पे सिर्फ इतनी बातें नहीं हुई थी, इसके अलावा और भी कई सारी बातें हुई होंगी। खैर चलो हम, ठीक है, चलो हम इसको छोड़ दिया, इसको हम एजम्पशन पे जाते ही नहीं है। जो हुआ था उससे मतलब नहीं, जो हुआ हमने जो प्रत्यक्ष देखा उसकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग इसके भागीदार हैं। उसके भागीदार हम और आप भी हैं। हम और आप कैसे हैं कि हम और आप ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। वो शो किसके लिए बनाया गया था? हमारे और आपके लिए। और हम और आप अगर उसको कंज्यूम ना करें, उसको देखें ना, तो शायद ऐसे लोग फिर ऐसे शो बनाए ही ना। उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो ऐसे लोग पैसा खर्च करके शो क्यों बनाएंगे? लेकिन वो बनाते हैं और हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग देखते हैं, इस वजह से शो बनाते हैं, इस लोग चलता है। कहने का मतलब कि गाली गलौज को तो कहीं ना कहीं हम ही लोग देख देख के प्रमोट कर रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत भागीदारी तो हम लोग भी हैं। अब समझो, देखो मैं आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस शो में जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों को आप जानते हो, जितने लोगों को आपने देखा, उन लोगों में से कोई भी अगर इंटरनेट पे आपको कहीं पे भी दिखे, जा करके उसके चैनल को अनलाइक करो, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, उसके चैनल को रिपोर्ट करो, है ना, और कुछ भी कर करके यार उनको बस इंटरनेट से हटाओ। उस शो में रहने वाले हर एक व्यक्ति के साथ ही आप ये काम करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, तो ये गंदगियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये गंदगी आपके अंदर भी आ जाएगी, आपके घर तक ये गंदगी पहुंच जाएगी, आपके बच्चों तक ये गंदगी पहुंच जाएगी, और इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा। देखो मैं यार कोई भी बातें हवा में नहीं बोलता हूँ, मैं हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक, एक तथ्य ढूंढ के निकालता हूँ। आगे आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाली जनरेशन पे, आने वाले लोगों पे। समझ रहे हो बात? तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस शो में जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों को कहीं पे भी आप देखना तो बस उनको अनफॉलो करना, उनको सीधे अनलाइक करना, उनको सीधे रिपोर्ट करना, उनके चैनल को, उनके वीडियोस को, उनके हैंडल्स को, ताकि एल्गोरिदम को ये मैसेज जाए कि इतने सारे लोग आकर के जब कुछ लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके चैनल को थोड़ा सा टेक डाउन किया जाए, या फिर उनके जो भी उनका हैंडल है, चैनल है, उनको थोड़ा सा नीचे किया जाए, ताकि ये लोग वायरल ना हो सके और इनकी गंदगी समाज में ना आ सके। ठीक है, आप आगे बने रहो, आपको मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा इसके और अंदर चलते हैं और थोड़ा सा गहराई में जाके सोचते हैं कि ये इतने सारे लोग माँ बाप को लेकर के इतनी गंदी बातें कैसे बोल सकते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, इसके पीछे का जो रियल वजह है, जो रियल लॉजिक है, जो उसका जड़ है, रूट है, वो कहीं ना कहीं अभी जो मुझे दिख रहा है, अभी जहां तक मैं देख पा रहा हूं, वो है IIT वाला बाबा उर्फ अभय सिंह। देखो मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं सही सोच रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन मैं अभी जिस एंगल से देख रहा हूँ, मैं जहाँ से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने सारे लोग माँ बाप के प्रति गलत सोच रहे हैं, इसका अभी इस समय देखा जाए जो सबसे मेन जड़ है वो है IIT वाला बाबा उर्फ अभय सिंह। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर मैं यार देखो, यदि अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे करेक्ट कर देना कि मैंने कहाँ गलती की है। ठीक है, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं सारी बातें सही होंगी, लेकिन जो मैं लिंक कर पा रहा हूँ एक एक चीज़ों को, जब मैं लिंक करता हूँ तब मुझे समझ आता है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि IIT वाला बाबा इसका मेन जड़ है। अभी कुछ दिन पहले IIT वाले बाबा ने उर्फ अभय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था। ये बोला था कि यार हमें माँ बाप को भगवान नहीं मानना चाहिए। हम माँ बाप को रेस्पेक्ट क्यों करें? माँ बाप कोई सर्वोपरि थोड़ी है, माँ बाप कोई भगवान थोड़ी है, माँ बाप कोई मतलब उस ओवरऑल उसका कहने का मतलब ये था कि माँ बाप को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बात समझो। अब जब कोई एक एजुकेटेड बंदा, जब कोई एक शिक्षित बंदा ऐसी बातें करता है तो समाज में निगेटिव मैसेज जा रहा है। कैसे समझो?
मान लो पहले तो ये समझो कि हम लोग अभय सिंह को क्यों देख रहे हैं, हम लोग आईआईटी वाले बाबा को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा परसेप्शन बनाया गया है कि आईआईटी वाला बाबा उर्फ अभय सिंह बहुत एजुकेटेड है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। क्यों? और कहीं ना कहीं हमें लगता भी है एज अ ह्यूमन, मतलब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होता है कि हम जब किसी को देख रहे हैं कि वो इंसान आईआईटी से पढ़ के आया, आईआईटी तक पहुंचना ही लोगों का सपना होता है, और फिर भी आप आईआईटी तक पहुंच रहे हो, तो वो इंसान आईआईटी से पढ़ के आया है, 36 लाख का उसका पैकेज था, 36 लाख का सैलरी अपना छोड़ करके आया है, वो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में चला गया, आध्यात्म की दुनिया में चला गया। तो जब इन सब चीज़ों को एक इंसान लिंक करता है तो उसको क्या समझ में आता है कि हाँ, अभय सिंह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। अब जब हम उसको इंटेलिजेंसी को लेकर के देख रहे हैं तो उसकी कही गई हर एक बातों को फिर हम फॉलो करने लगते हैं। इंसान किसको फॉलो करता है? या तो किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करेगा, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करेगा, या फिर जो एक एजुकेटेड बंदा होगा उसको फॉलो करेगा, है ना। और एजुकेटेड बंदे को हर कोई फॉलो करता है क्योंकि लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो जब अभय सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया कि यार माँ बाप को रिस्पेक्ट मत दो, माँ बाप का कोई मतलब भगवान थोड़ी है, माँ बाप के लेके ये वो सारी चीज़ें, तो एज अ व्यूअर हम जब देख रहे हैं तो हमारे भी माइंड में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि सही बात है यार, मतलब माँ बाप को भगवान क्यों मानना, माँ बाप इंसान ही तो हैं, माँ बाप ने हमें पैदा कर दिया तो क्या हुआ, है ना। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तब वहाँ से गंदगी हमारे दिमाग में आना शुरू होता है, तब फिर हमारे अंदर गाली गलौज वो सारी चीज़ें, अभद्र बातें, है ना, निंदनीय टिप्पणियाँ, वो सब सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो ऐसा व्यूअर हमारे अंदर जो वो बीज किसने बोया, अभी के समय में जो देखा जा रहा है वो बीज किसने बोया, आईआईटी वाले बाबा ने बोया। क्लियर है? यहाँ तक बात, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, आईआईटी वाले बाबा ना को इतना एजुकेटेड दिखाया किसने है? जो जितने सारे मीडिया हैं, अभी अगर देखोगे कोई भी मीडिया, कोई भी रिपोर्टर, कोई भी होस्ट अगर आईआईटी वाले बाबा से कोई सवाल पूछ रहा है तो आईआईटी वाला बाबा कुछ भी अगर बोल दे रहा है, XYZ कुछ भी बोल रहा है, मैं भगवान हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो सामने वाला कोई काउंटर नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। जब कोई भी रिपोर्टर अगर उससे अभय सिंह से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और अभय सिंह जो बात बोल रहा है और सामने वाला मतलब यानी रिपोर्टर अगर उस बात को एक्सेप्ट कर करके हंस रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब व्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा व्यूअर हम क्या देख रहे हैं, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि सही बात है यार, बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, इसी वजह से रिपोर्टर काउंटर नहीं कर पा रहा है। पूरे इंटरनेट पे जाकर के देख लेना, कोई भी इंसान इससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ये इसने अगर बोला कि माँ बाप गलत हैं तो सामने वाले ने बोला हाँ गलत हैं, अच्छा हो सकता है गलत होंगे। इसने बोला मैं दुनिया का राजा बनूंगा, सबने बोला हाँ अच्छा अच्छी बात है। इसने बोला मैं भगवान हूँ तो सब लोगों ने बोला अच्छी हाँ हो सकता है आप भगवान हो। तो जब सामने वाला मतलब काउंटर ही नहीं कर रहा है तो बाकी जो व्यूवर लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये सारी बातें सत्य बोल रहा है, सारी बातें लॉजिकल प्रूफ सहित बोल रहा है, मतलब ये सही बोल रहा है। तो फिर इसने जो बीच में एक स्टेटमेंट दे दिया माँ बाप गलत हैं, इसको भी लोगों ने सत्य मान लिया, माँ बाप को लेकर भी लोगों ने सत्य मान लिया। और फिर वही चीज़ें सामने भी हमें देखने को मिल रहा है कि फिर माँ बाप को लोग गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बाप को लोग अभद्र भाषाओं में मतलब ना जाने कितनी चीज़ें बोली जा रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि यार माँ बाप को क्या हमें भगवान मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप माँ बाप को भगवान मानो, या मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि आप माँ बाप को भगवान मानो। मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि हर चीज़ के पीछे आप लॉजिक ढूंढो, हर चीज़ के पीछे तथ्य ढूंढो। अगर आपको लॉजिक समझ आए, तथ्य समझ में आए तो आप बिल्कुल फॉलो करो, वरना मत फॉलो करो। देखो, मैं कोई धार्मिक किताब पढ़ करके आपको नहीं बोलूँगा कि आप माँ बाप को भगवान मानो। पहले तो आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ में चले जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी आप चले जाओ, आपको हर जगह ये चीज़ सुनने को मिलेगा कि आप माँ बाप को भगवान का दर्जा दो, माँ बाप को भगवान मानो, माँ बाप को भगवान मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें दुनिया के मतलब दुनिया की हर जगह पीछे सुनने को मिल रहा है। क्लियर है? लेकिन इसके पीछे का तथ्य कोई नहीं बताता, लॉजिक कोई नहीं बता रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लॉजिक खोजने की कोशिश करो, तथ्य ढूंढने की कोशिश करो। इस वीडियो में आपको कुछ लॉजिक्स बताने वाला हूँ कि हमें माँ बाप को भगवान क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए। अगर लॉजिक आपको समझ में आएगा तो आप माँ बाप को भगवान मानना, वरना फिर बाकी तो आईआईटी वाले बाबा को फॉलो कर ही रहे हो। देखो, पहले यार आईआईटी वाले बाबा को लेकर के ना मतलब रियलिटी में इसको लेकर के मेरे दिल में यार काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये बंदा इंटेलिजेंट तो है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ना तो ये बंदा मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा ऊपर स्टैंड कर रहा है। इंटेलिजेंट है, इस बात में दो राय नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक इंटेलिजेंट बंदा मतलब एक शिक्षित बंदा जितनी बातें बोले वो सारी बातें सत्य ही हो। मतलब एक नॉलेजेबल इंसान की बोली गई हर बातें सही नहीं हो सकती हैं। ये बात आपको अपने कॉन्सेप्ट में बैठाना होगा। आज आईआईटी वाला बाबा है, कल को कोई और बाबा आएगा, परसों कोई और इंटेलिजेंट बंदा आएगा, ये मान के चलना कि उसकी बोली गई हर बातें सही नहीं हो सकती हैं, तभी आप आगे सोच पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि हाँ, हम समझने वाले हैं कि भगवान, क्या हमें माँ बाप को भगवान मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इसको हम लॉजिकली समझने वाले हैं। पहले हम ये समझते हैं, इससे पहले हम समझते हैं कि यार भगवान होता क्या है। देखो, भगवान का मतलब जो हम बोलते हैं भगवान, भगवान मतलब गॉड, गॉड का मतलब क्या है?
गॉड का अगर फुल फॉर्म ही देखा जाए तो गॉड मतलब होता है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ? जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। वो एनर्जी, वो शक्ति, कुछ भी, वो एक ऐसा चीज XYZ जो भी है, जो किसी भी चीज को जनरेट करे, जो किसी चीज को ऑपरेट करे, जनरेट उत्पादक, जो उस चीज को पैदा करे, जनरेट करे उत्पादक, ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट करे, जो उसका संरक्षण करे, जो उसको चलाए, है ना, जिसको प्रिजर्व करे, और लास्ट में डिस्ट्रॉयर जो उसको डिस्ट्रॉय करे, खत्म करे। तो जो जनरेटर हो, ऑपरेटर हो, डिस्ट्रॉयर हो, वही गॉड होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो लेट्स से माउस है, ठीक है। अब इस माउस को अगर मैं मान लो इस माउस को मैंने बनाया, एग्जाम्पल के लिए मैंने इस माउस को बनाया और फिर इस माउस को मैंने प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, मैंने इसको ऑपरेट किया, तो मैं इसका जनरेटर हुआ, मैं इसका ऑपरेटर भी हुआ। और बाद में चल करके मैंने इस माउस को डिसमेंटल कर दिया, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मैं इसका जनरेटर हुआ, ऑपरेटर हुआ, डिस्ट्रॉयर हुआ। अब इस केस में इस माउस के लिए मैं भगवान हुआ। बात समझो, इस माउस के लिए मैं भगवान हुआ। इसी तरीके से किसी भी चीज का अगर कोई जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, तो वो उसके लिए भगवान हुआ। क्लियर है? यहां तक लॉजिक आपको समझ में आया। अब हम आते हैं माँ बाप पे। जो माँ बाप होता है वो एक बच्चे का जनरेटर होता है, एक माँ बाप एक बच्चे का ऑपरेटर होता है। माँ बाप ने, क्योंकि बच्चे को पैदा किसने किया? माँ बाप ने किया, तो वो उसका जनरेटर हुआ। बच्चे को प्रिजर्व किसने किया? बच्चे को पाल पोस के बड़ा किसने किया? माँ बाप ने किया, तो वो उसका ऑपरेटर भी हुआ। तो बच्चे का जनरेटर भी माँ बाप हुआ, ऑपरेटर भी माँ बाप हुआ। हाँ, डिस्ट्रॉयर माँ बाप नहीं होता है। भगवान का 3 काम मैंने बताया ना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। लेकिन माँ बाप क्या कर रहा है? सिर्फ 3 में से 2 ही काम कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। इस वजह से माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का लेबल दिया जाता है, भगवान नहीं बोला जाता है। अगर माँ बाप डिस्ट्रॉयर भी होता, अगर माँ बाप ये तीनों काम करता, जनरेट भी करता, ऑपरेट भी करता, डिस्ट्रॉय भी करता, तो माँ बाप ही भगवान होता। लेकिन माँ बाप सिर्फ जनरेट और ऑपरेट करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इस वजह से माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का लेबल दिया जाता है, भगवान बोला नहीं जाता है। बात को समझो, माँ बाप को भगवान का लेबल दिया गया क्योंकि वो 2 काम कर रहा है। भगवान का 3 काम था, 3 में से 2 काम तो माँ बाप कर ही रहा है। इस वजह से माँ बाप को भगवान का लेबल दिया जाता है। लेबल मतलब जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है ना। अब जितना काम प्रिंसिपल का होता है, ऑलमोस्ट उतना ही काम वाइस प्रिंसिपल का भी होता है। इसी तरीके से जितना हम पूजा भगवान की करें, उतना ही पूजा हमें अपने माँ बाप की करनी चाहिए, क्योंकि जनरेटर और ऑपरेटर दोनों है ये माँ बाप। हाँ, डिस्ट्रॉयर नहीं है माँ बाप। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार हमें माँ बाप को पूजा करना चाहिए नहीं, माँ बाप को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, इसमें आप खुद अपनी बुद्धि दौड़ाओ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में माँ बाप को मतलब पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम थोड़ा सा ना और गहराई में चलते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो मेल और फीमेल है, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बना, मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप बना और इनको ये पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हमें बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं, है ना। अगर नहीं करना चाहिए फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, क्यों करना चाहिए। तो जब मैंने कुछ लोगों से पूछताछ किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, कुछ महिलाओं से मैंने पूछा कि बच्चा क्यों पैदा करते हो आप लोग, क्यों करना चाहिए बच्चा पैदा, कुछ पेरेंट्स से पूछा, तो इन लोगों ने मुझे 4-5 रीजन बताए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे जो पहला रीजन मुझे यहाँ पे मिला, बच्चा क्यों पैदा लोग करते हैं, फिर क्यों करना चाहिए, तो ये मुझे मिला सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने के लिए। यानी पहला जो रीजन है वो ये है कि लोग बच्चा इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें, सोसाइटी में अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, हम फिजिकली फिट हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन मुझे यहाँ पे ये मिला, लोग इसलिए बच्चा पैदा करते हैं कि यार बोर हो रहे हैं घर में और कोई है नहीं, कोई काम करने के लिए, मतलब इंजॉय करने के लिए कुछ है नहीं, तो चलो बच्चा करते हैं, मतलब जस्ट फॉर फन। आपने देखा होगा ना कि जो दादी अम्मा होती हैं जब उनका एज हो जाता है तो वो क्या बोलती हैं, बेटा मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ घर में, मुझे कोई बच्चा करके दे दो ताकि मैं बच्चे के साथ खेल सकूँ। तो कहीं कहीं पे ये भी कॉन्सेप्ट लागू होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बच्चा इसलिए करते हैं। तीसरी बात हम समझें कि जो मैंने तीसरा पॉइंट नोटिस किया वो मुझे ये मिला कि कुछ लोग बच्चा इसलिए भी करते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, यानी अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे कोई होना चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मुझे ये मिला, मैंने कुछ लोगों से पूछा तो मुझे ये पता चला कि कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बच्चा पैदा करते हैं, यानी बुढ़ापे में कोई ऐसा हो जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, मुझे फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे सके, है ना। कुछ लोग बच्चा इसलिए भी करते हैं ताकि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो जब मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी तो बच्चा जो होगा मेरा वो मुझे कमा के खिलाएगा, वो मेरी दाल रोटी की मदद करेगा। इस वजह से भी काफ़ी लोग बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, ये जो मुझे पांचवा जो मुझे एक और पॉइंट मिला, कुछ लोग बच्चा इसलिए पैदा करते हैं ताकि कोई हो
जो उन्हें प्यार कर सके और उन्हें अपना कह सके, लव के लिए। यानी कोई ऐसा लोग इस मतलब जो पांचवा पॉइंट बता रहा हूं, लोग इसलिए बच्चा पैदा करते हैं ताकि कोई उनका अपना हो, जो वो उनको अपना कह सकें और वो उनपे प्यार कर सके, है ना, इस वजह से बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब जब मैंने थोड़ा सा डीप में सोचा तो मुझे एक चीज समझ आई कि देखो, ऊपर के जो 4 पॉइंट्स थे इनको आप इजिली ओवरटेक कर सकते हो। 5 पॉइंट में से ऊपर के जो चारों पॉइंट्स हैं इनको आप इजिली ओवरटेक कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। पैसे से ऊपर के चारों पॉइंट्स को इजीली ओवरटेक किया जा सकता है, लेकिन 5वां पॉइंट पैसे से ओवरटेक नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो फिर वैसे भी सोसाइटी आपको नहीं बोलेगी कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो, क्योंकि पैसे वाला इंसान वैसे फिट होता ही है और सोसाइटी उसको बोलती भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर फीलिंग बोर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, है ना। बच्चा पैदा कर करके क्यों मतलब उसके साथ इंजॉय करना है, इंजॉय करने के और भी कई सारे रास्ते हैं अगर पैसा है तो। अगर पैसा है तो वंश आगे बढ़ाने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। वंश आगे बढ़ाने का तो वैसे भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास नॉलेज भी होगी, पैसा है नॉलेज है तो उसको समझ होगा कि वंश आगे बढ़ा के ना बढ़ा के भी कोई तथ्य नहीं बन रहा है। जिसके पास पैसा है उसको अपने लिए फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बच्चा क्यों चाहिए। पैसा है तो बहुत पैसा, मतलब पैसा है तो ऑलरेडी है, तो फिर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बच्चा क्यों चाहिए। तो ये भी कोई लॉजिक कोई तथ्य इसका नहीं बैठ रहा है। तो 5वां पॉइंट है, इसको आप पैसे से ओवरटेक नहीं कर सकते हो, है ना। तो जो इसलिए बच्चा पैदा करते हैं कि यार मैं बच्चा इसलिए पैदा करता हूं ताकि ये बच्चा आगे चल करके मुझे प्यार कर सके, मुझे अपना कह सके, कोई ऐसा हो जो मुझे अपना कह सके, है ना। और ये बात सच है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो सिर्फ माँ बाप मतलब सिर्फ वही होता है ना जो हमारा अपना होता है, उसी से हमें रियल प्यार मिलता है। बाकी दुनिया में तो हर कोई आपसे आपके स्वार्थ से मतलब आपसे जो प्यार करता है वो किसी न किसी स्वार्थ बस करता है। चाहे आपके पास पैसा होगा, या तो आपके पास पावर होगा, या तो आपके पास एनर्जी होगा, या तो आपके पास टाइम होगा, तभी आपसे कोई प्यार करता है। लेकिन जो कोई अपना जब होता है, चाहे बेटा बेटी जो भी, मतलब एक जो अपना रिलेशनशिप होता है, वो आपसे बेस्वार्थ प्यार करता है, मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मेजॉरिटी जो माँ बाप होते हैं, मतलब काफ़ी सारे माँ बाप होते हैं, वो स्वार्थ बस बच्चा पैदा करते हैं। और इसमें कहीं कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। अगर बच्चा पैदा कर रहे हो उसके पीछे अगर कोई स्वार्थ भी आपका छुपा है तो वो गलत भी नहीं है। इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे कि जो माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं इसके पीछे क्या स्वार्थ होता है। जैसे कि जो चारों पॉइंट्स हैं, मेजरली यही चारों पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर एक इंसान अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो ऊपर के 4 पॉइंट्स को तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। 5वां पॉइंट के लिए बच्चा पैदा कर सकता है कि कोई वो जो मुझे अपना कह सके, है ना। और इसमें फिर कोई स्वार्थ नहीं है। अपना कहने के लिए प्यार चाहिए, लुटाने के लिए, तो इसमें कोई स्वार्थ है नहीं। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें तो इसको हम ऐसे समझें। मुझे कुछ बोलना था। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि यार बच्चा पैदा करने के पीछे माँ बाप का स्वार्थ तो होता है। ठीक है, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे, अगले वीडियो में। एक दूसरी बात मुझे ये बोलना था कि अभी अगर देखा जाए तो बच्चा पैदा करना लिटरली एक गलत काम है। मतलब क्राइम तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, बच्चा ना पैदा करो ज़्यादा ही बेटर है। लेकिन अगर किसी ने बच्चा पैदा कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको हम छोड़ देंगे। इसको भी हम अगले वीडियो में समझेंगे कि हमें बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने बच्चा पैदा कर दिया है तो वो इतना बड़ा भी क्राइम नहीं होता है ना, बच्चा पैदा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बातों को समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अब हम थोड़ा सा आ रहे हैं IIT वाले बाबा की तरफ। देखो, ये जो IIT वाले बाबा हैं, यानी IIT वाले बाबा उर्फ अभय सिंह जी, इनका ऐसा मानना है कि इनके माँ बाप ने जो इनको पैदा किया था वो स्वार्थ बस किया था, वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किया था, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि यार इनके माँ बाप पेशे से वकील हैं। अब एक वकील इंसान को इतना तो पता होता है कि भाई मुझे किस हिसाब से फाइनेंशियली स्टेबल रहना है, क्योंकि एक वकील इंसान के पास पैसा होता है, उसको पता होता है कि फ्यूचर में कितना पैसा लगने वाला, तो वो पैसे को किस हिसाब से मेंटेन करके, किस हिसाब से प्रिजर्व करके, किस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करके चलता है ना, क्योंकि वो एजुकेटेड इंसान होता है वकील। तो पैसे को लेकर के तो इनको नहीं पैदा किया गया था। हाँ, पैदा करने के पीछे और वजह हो सकती हैं, जैसे मैंने बोला, हो सकता है सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने के लिए, हो सकता है जस्ट फॉर फन के लिए। लेकिन इन सब में से सबसे जो मुझे वैलिड पॉइंट लगा, इनको पैदा क्यों किया गया होगा, जस्ट इसलिए ताकि कोई हो जो मुझे अपना कह सके। और मेजॉरिटी लोग इसीलिए पैदा करते हैं कि कोई हो जो मुझे अपना कह सके। ठीक है, लेकिन IIT वाले बाबा का ये मानना था कि इनको पैसे के लिए इनको पैदा किया गया ताकि ये बड़े होकर के इनको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, जो कि इसके पीछे का मुझे कोई लॉजिक, कोई तथ्य समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे समझें। देखो, मैं IIT वाले बाबा से बोलना चाहूँगा, उर्फ अभय सिंह जी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार आप जो बोलते हो कि आपको आपके फैमिली से प्यार नहीं मिला, IIT वाले बाबा जी ये बोलते हैं कि मुझे मेरे फैमिली से प्यार नहीं मिला, मुझे मेरे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, वो रियल लव जो होता है वो मुझे नहीं मिला, मुझे वो पेरेंटिंग नहीं मिली, मुझे मेरे माँ बाप से पेरेंटिंग नहीं मिली।
तो बस मैं इनसे ये बोलना चाहूँगा कि यार IIT वाले बाबा आप सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, अच्छा मैं आप लोग से पहले रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप एज अ व्यूअर यार ये वीडियो थोड़ा IIT वाले बाबा तक पहुंचाना यार, ताकि वो बंदा इस वीडियो को देख सके और इससे कुछ उसकी बुद्धि खुल सके। अगर खुलने लायक हो तो क्या पता उसको मेरी कही गई कुछ बातें उसको समझ में आए, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा सा 2-4 मिनट में IIT वाले बाबा की ओर बात करने वाला हूँ, फिर बाद में हम सोल्यूशन वगैरह देखने वाले हैं, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी सारे सवाल अभी आ रहे हैं IIT वाले बाबा से, तो वो सारे सवाल मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर वो देख लें तो वेल एंड गुड है। देखो मैं सबसे पहली बात ये बोल रहा हूँ कि IIT वाले बाबा जो ये बोलते हैं कि मुझे मेंटल प्रेशर दिया गया है ना, या मुझे प्यार नहीं दिया गया, तो यार देखो IIT वाले बाबा जी, आपको 4-5 सालों तक घर पे रखा गया, आपको स्कूल भेजा गया, आपको कॉलेज भेजा गया, फिर आपको यूनिवर्सिटी तक का सपोर्ट दिया गया है ना, सिर्फ इस उम्मीद में कि यार मेरा बेटा बड़ा होकर के एक दिन चलो मैं कहता हूं अगर उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी किया था कि मेरा बेटा बड़ा होकर के एक दिन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, तो इसमें गलत क्या है? पहले समझो इसमें गलत क्या है। अगर स्वार्थ अगर पेरेंट्स का था, आपको उस लेवल तक पहुंचाया इसलिए गया, आपको IIT तक इसलिए भेजा गया ताकि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको, तो अगर उनका स्वार्थ था लेकिन उसमें आपका फायदा भी तो था ना भाई, क्योंकि आप IIT तक पहुंच सके तभी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल पा रहे हो। अगर आप IIT तक नहीं पहुंच पाते तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें दुनिया में आकर के आज आप नहीं बोल पाते, आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो स्वार्थ दोनों तरफ था। अगर उनका स्वार्थ था कि आप पैसा कमा करके फाइनेंशियल उनको सपोर्ट दोगे, तो अगर वो स्वार्थी थे तो कहीं ना कहीं आपका भी तो फायदा हुआ ना, आपका तो कुछ में कोई नुकसान नहीं उन्होंने किया। हाँ, अगर आपका नुकसान किया होता तब आप बोल सकते थे कि वो गलत है, लेकिन उन्होंने आपके अंदर जो ज्ञान भरा उसमें तो सबसे बड़ा हाथ उनका है ना। अगर आज आप इतनी बड़ी बड़ी नॉलेजेबल बात कर पा रहे हो तो ये सिर्फ आपके पेरेंट्स की वजह से है। बात को समझो, ध्यान से समझो। देखो बाबा जी, अब ध्यान से समझो और अब दिल से सुनना। अब इस बात को ना ध्यान से और दिल से सुनना, उसको महसूस करना। मैं जो बातें बोलने वाला हूं भैया, अगर उन्होंने आपको 9 महीने अपने पेट में सजोया ना होता, अगर उन्होंने 9 महीने, IIT वाले बाबा मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर उन्होंने 9 महीने आपको अपने पेट में सजोया ना होता, अगर उन्होंने 5 साल आपको घर पे रख करके ध्यान ना रखा होता, अगर उन्होंने तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना ना सिखाया होता, अगर उन्होंने तुम्हारी बीमारियों में तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर के तुम्हारी इलाज ना कराई होती, अगर उन्होंने तुम्हें स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक का रास्ता ना दिखाया होता, अगर उन्होंने तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट ना किया होता, अगर उन्होंने तुम्हें एजुकेशनल लिंक ना दिया होता, ठीक है, अगर उन्होंने तुम पे ट्रस्ट ना किया होता, अगर उन्होंने तुमसे उम्मीद ना रखी होती, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए मंदिरों मस्जिदों में जाकर के भगवान से तुम्हारी खुशियों का प्रार्थना ना किया होता, इनमें से अगर कोई एक भी चीज अगर तुम्हारे लिए नहीं किया गया होता ना अभय सिंह जी, तो आज तुम यहां नहीं पहुंच पाते, आज तुम IIT नहीं पहुंच पाते, आज तुम दुनिया में इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, है ना, लॉजिक की जो बातें कर रहे हो वो नहीं कर पाते। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऊपर जो मैंने जितनी पॉइंट्स बोले, इनमें से कोई भी पॉइंट को तुम गलत साबित करके दिखाओ यार, इनमें से कोई भी पॉइंट तुम बताओ कि इनमें से कोई भी पॉइंट तुम्हारे माँ बाप ने नहीं किया तुम्हारे लिए। और ये कुछ छोटी बात नहीं होती है बॉस, बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चे को पेट में रखने से लेकर के और उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें ये दिख रहा होगा कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हो गए हैं, तो ये इजी बात है। किसी भी एक पेरेंट के साथ बैठ करके देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा हर एक एक सेकंड वो कीमती होता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम IIT तक पहुंचे हो ना अभय सिंह जी, तो तुमको उस पूरे, मान लो 25 साल तुम्हें लगे होंगे IIT तक पहुंचने, उस 25 सालों में एक भी सेकंड अगर तुम्हारे माँ बाप ने ना तुमसे अगर हाथ पीछे खींच लिया होता ना, तुम गिर गए होते, कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके होते। ध्यान से समझो, आज तुम जो IIT तक पहुंचे हो, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, इन सब के पीछे तुम्हारा टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो टैलेंट डाला गया है वो डाला किसने? तुम्हारे माँ बाप ने। वो कोई ऐसा टैलेंट नहीं होता कि वो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर आ जाता है, उसके पीछे एक एक चीजें जुड़ी होती हैं। और तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हें मेंटल प्रेशर, चलो ठीक है, मैं भी मेंटल प्रेशर के बाद में आ रहा हूँ, मैं पहले तुम्हें बता दूंगा। ऊपर जैसे मैंने भी जितने पॉइंट्स बोले, इनमें से अगर कोई एक भी पॉइंट अगर तुम्हारे माँ बाप ने नहीं किया होता ना तुम्हारे साथ, तो आज मालूम है तुम कहाँ होते? आज तुम यहाँ नहीं होते, आज तुम किसी रोड किनारे पड़े होते। और रोड के किनारे जो बेचारे गरीब होते हैं ना, जिनको जाकर के देखना, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जो बेचारे खून के आंसू रोते हैं, उनके भांति तुम आज किसी रोड किनारे पड़े होते अगर तुम्हारे माँ बाप ने ऊपर कही गई बातों में से एक भी चीजों में अगर वो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा होता। तो मतलब
तुम आज खून के आंसू रो रहे होते, तुम भी 2 वक्त की रोटी की मुहताज होते। जो बेचारे तुम तो तुम जो बोलते हो ना कि तुम्हारे माँ बाप को पेरेंटिंग नहीं पता, तुम्हारे माँ बाप को लव का मतलब नहीं पता, तुम जो बोलते हो ना यार पेरेंटिंग क्या होता है, लव का मतलब क्या होता है ना, एक बार उन गरीबों से जाकर के पूछो जो रोड किनारे बेचारे पड़े होते हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, जो इस आश्रय में होते हैं कि कोई आकर के उनको 2 टुकड़े का रोटी देके जाएगा और वो खाएंगे तो अपना पेट भरेंगे। उनसे जाकर के पूछो कि यार पेरेंटिंग क्या होती है, तब जानते हो वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि यार मुझे दुनिया में कोई लव कोई पेरेंटिंग नहीं चाहिए, बस मुझे अपने माँ बाप का साथ चाहिए था, जिनके माँ बाप छोड़ दिए हैं रोड पर पे उन वो सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर मेरे माँ बाप आज मेरे साथ होते तो बाकी मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए था। और फिर तुम्हें क्या नहीं दिया गया यार, तुम्हें तो आईआईटी तक पहुंचाया गया। सुनो, तुम जो बोलते हो ना कि तुम्हें रियलिटी चाहिए ना, मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूँ। आईआईटी वाले बाबा ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूँ। तुम जो हमेशा सत्य की खोज करते हो ना, और ये मैं अपने व्यूअर से भी बोल रहा हूँ, जो लोग सत्य की खोज करते हैं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक इंसान है जो ये चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक इंसान है जो चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक इंसान है जो वो चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो, तुम उससे ज्यादा खुशहाल जीवन जियो, तुम उससे ज्यादा तरक्की करो, तुम उससे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रहो। मालूम है वो कौन है? वो है तुम्हारे माँ बाप, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। इसको जाकर के ना एक बार आराम से बैठना, इसको गहराई से सोचना, आराम से बैठना, मेडिटेशन वाले मुद्रा में बैठना, फिर इसको सोचना एक बार कि मैंने जो ये बात बोला क्या इसमें कोई तथ्य है, लॉजिक है या नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से तुम पूरे दुनिया को घूम के देख लो, तुम किसी के लिए कुछ भी कर दो यार, कोई तुम्हारे बारे में उतनी गहराई से नहीं सोचेगा। यानी चाहेगा तो हर कोई कि अभय सिंह जी तुम खुश रहो, हर कोई चाहेगा कि तुम खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा खुश रहो। मैं भी चाहूंगा कि तुम खुश रहो, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा खुश रहो। हर कोई अपने आप को प्रायोरिटी देता है, लेकिन एक माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से एक कदम आगे रहे, और ये मैं सच बता रहा हूँ, ये कोई कहीं कहाई बात नहीं है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है ना कि इसे कैसी है, तुम्हें बच्चा करके देखो। जब तुम्हें बच्चा करोगे तुम खुद उसको बोलोगे, या तुम खुद ये फील करोगे, तुम खुद मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के प्रार्थना करोगे भगवान के सामने कि भगवान मेरे बच्चे को ना मेरे से एक कदम आगे लेके चलना। तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पेरेंटिंग नहीं की और तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें मेंटल प्रेशर दिया, ये किया वो किया, ये किया, दुनिया भर कीजिए। चलो, तुम बोलते हो ना कि तुम्हें मेंटल प्रेशर दिया गया। अब बात इस पे आते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि शायद तुम्हारे माँ बाप ने मेंटल प्रेशर में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता ना कि इसको तुम यूनिवर्सली लागू कर दो कि सारे माँ बाप गलत होते हैं, सारे पेरेंट्स गलत होते हैं, या कुछ माँ बाप गलत होते हैं। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। कुछ माँ बाप गलत होते हैं जो अपने बच्चों को रोड पे छोड़ देते हैं, गटर में फेंक देते हैं, मार देते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं अपने बच्चियों के साथ, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं ना कि सारे माँ बाप गलत होते हैं और तुम सारे माँ बाप को गलत बोल रहे हो। यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं होता ना ये कि सारे माँ बाप गलत हैं। हाँ, जो गलत है उनको गलत बोलना पड़ेगा। तुम ये बोल सकते हो कुछ माँ बाप गलत होते हैं, लेकिन सारे माँ बाप गलत नहीं होते हैं, सारे माँ बाप को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। अब जो माँ बाप गलत हैं वो तो गलत है, लेकिन जो सही है वो भी बेचारे उसमें पिसा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि पेरेंटिंग को लेकर के, लव को लेकर के डिफिनेशन कुछ अलग हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप ने किया वो तो मेरे हिसाब से उसी को पेरेंटिंग, उसी को लव बोलते हैं, लेकिन हो सकता है तुम्हारे माइंड में कुछ पेरेंटिंग को लेकर कुछ अलग कॉन्सेप्ट चल रहा हो, तो यहाँ पे तुम गलत हो। तुम जाकर के एनालिसिस करो, रिसर्च करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि रियल पेरेंटिंग किसको बोलते हैं। या अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है तुम्हारे माइंड में कोई पेरेंटिंग को लेकर के कोई अलग कॉन्सेप्ट है भी, तो उसको तुम माँ बाप को गलत साबित करने के बजाय तुम ये बताओ ना कि रियल पेरेंटिंग क्या होती है। तुम उनको गाइड करो, तुम उनको समझाओ, उनको सिखाओ। देखो ये तो ऐसे हुआ ना, मान लो यार कोई एक अंधा है, अब हमारा काम क्या, मान लो कोई एक अंधा रोड क्रॉस कर रहा है, तो हमारा काम क्या होता है, हम उसका हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस करवा दें, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँ यार तुम तो अंधे हो, छोड़ो मैं तुम्हें रोड नहीं क्रॉस नहीं करवाऊंगा, तुम अंधे हो इसलिए मैं तुम्हें रोड क्रॉस नहीं करवाऊंगा, ये तो वही बात हुई ना। मतलब अगर माँ बाप को पेरेंटिंग नहीं भी आती है तो तुम्हारा काम होता, तुम्हारा फर्ज होता है कि तुम उनको सिखाओ, उनको एजुकेट करो, उनको बताओ कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं। कि तुम उनको छोड़ दोगे? अगर तुम उनको छोड़ दे रहे हो, उसी हाल में छोड़ दे रहे हो कि तुम्हें पेरेंटिंग नहीं आती, जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो फिर तो ये वही बात हुई कि अंधा रोड क्रॉस नहीं करा, तुमने उसको छोड़ दिया कि जाओ यार तुम अंधे हो, तुम अंधे हो तो मैं तुम्हें रोड क्रॉस क्यों करवाऊं, अगर तुम अच्छे होते तो मैं तुम्हें रोड क्रॉस करवाता। मतलब जिनको पेरेंटिंग नहीं आती उनको पेरेंटिंग तुम सिखाओ ना भाई। उनको पेरेंटिंग सिखाने के बजाय तुम उनको छोड़ दोगे और तुम उनको क्रिटिसाइज करोगे, तुम बोलोगे यार तुम्हें पेरेंटिंग नहीं आती, तुम गलत इंसान हो, माँ बाप की रिस्पेक्ट ही मत करो। ये सब का कोई तो तथ्य, कोई लॉजिक बैठी नहीं रहा ना भाई।
आगे चलो, मैं अभी तुम्हें ऐसी सी बातें बताने वाला हूं तुम्हारे बारे में। सुनो, तुम जो बोलते हो अभय सिंह जी, मतलब यार आपके लेकर ना, वास्तव में मैं रियल बता रहा हूँ यार, आप बहुत एजुकेटेड इंसान हो, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, लेकिन मैं वही बोलूंगा कि आप, ये जरूरी नहीं है कि जितना नॉलेज आपके पास हो वो सारा नॉलेज सही ही हो। अब सुनो, आप जो बोलते हो कि आपको मेंटल प्रेशर दिया गया, ध्यान से समझना, और अब मैं व्यूवर से भी सारी बातें बोलूंगा कि एज अ व्यूवर अगर आप देख रहे हो तो आप सारी बातें ध्यान से समझना। अगर अभय सिंह जी ये बोल रहे हैं कि इनको मेंटल प्रेशर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे मिसमैच है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस, या तो अभय सिंह जी गलत बोल रहे हैं या तो ये स्वार्थी हैं। कैसे, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये बोल रहे हैं कि इनको मेंटल प्रेशर दिया गया, अच्छी बात है, हो सकता है, बिल्कुल। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे पे मेंटल प्रेशर देते हैं, या तो अज्ञानता में, तो उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन फिर मैं ये पूछूंगा कि आपको किस एज में मेंटल प्रेशर दिया गया? अभय सिंह जी, आपको किस एज में मेंटल प्रेशर दिया गया? अगर आपको पहले ही मेंटल प्रेशर दिया गया था, बाल्यकाल में ही अगर आपको मेंटल प्रेशर दिया गया, 10-12 साल के एज में ही अगर आपको मेंटल प्रेशर दिया गया था, तो आप 18 साल के जब हुए, जब आप मैच्योर हुए, आपको तभी घर छोड़ के भाग जाना चाहिए था। लेकिन आप तब तो घर छोड़ के नहीं भागे। आप कब भागे? आप जब 30 साल के हो गए तब आप घर छोड़ के भागे। यानी आप 18 साल के हो गए तो आप मैच्योर हो गए थे। 17 साल में आदमी मैच्योर हो जाता है, उसको समझ आ जाती है ना, वो घर छोड़ के भाग सकता है। लेकिन आप तब घर नहीं छोड़े, आप भागे कब? आप 30 साल के हो गए तब। यानी आपने 15 साल क्यों वेट किया? आप 30 साल तक क्यों घर पे रुके रहे? बात को समझो। इसका क्या तथ्य निकल के आ रहा है? इसका दो वजह हो सकता है। या तो आपको मेंटल प्रेशर बाद में दिया गया होगा, मेंटल प्रेशर या तो आपको 28-30 साल की उम्र में आपको दिया गया होगा, तब आप घर छोड़ के भागे होंगे। या तो फिर आप स्वार्थी हो, या तो फिर आप स्वार्थी इसलिए हो कि आप वेट कर रहे थे कि मैं 30 साल का हो जाऊं, मैं आईआईटी कंप्लीट कर लूं, मैं थोड़ा सा अपने पैर पे खड़ा हो सकूं, तब मैं घर छोड़ के भागूं। मैं बोल रहा हूं किसी भी इंसान को अगर मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है तो तभी घर छोड़ के भागना चाहिए ना। लेकिन तुम तो तब नहीं घर छोड़ के भागे, तो कहीं ना कहीं स्वार्थी तो तुम हो बॉस, क्योंकि तुम वेट कर रहे थे, तुम आईआईटी कंप्लीट करने का वेट कर रहे थे, तुम वेट कर रहे थे कि तुम्हारा 35-36 लाख का पैकेज लगे, तुम्हारे पास थोड़े बहुत 10-20-50 लाख रुपए आ जाए, तब तुम घर छोड़ के भागो। तुम बोल रहे हो ना कि मैं अभी 3 साल पहले घर छोड़ा हूँ, 4 साल पहले घर छोड़ा हूँ, इसका मतलब कि तुम 30 साल की एज में घर छोड़े हो। तो तुम बोलते हो मेंटल प्रेशर मुझे बचपन से दिया जा रहा था, तो बचपन से दिया रहा था तुम पहले घर छोड़ देते। फिर तुम 12 साल घर पे क्यों रुके? 12 साल 15 साल एक्स्ट्रा, यानी मैच्योर होने के 12-15 साल एक्स्ट्रा तुम घर पे वो मेंटल टॉर्चर क्यों सह रहे थे? बात को समझो। इसका मतलब कि तुम भी स्वार्थी हो। और बताएं, आगे सुनो। देखो, तुम जो बोलते हो कि तुम्हें पहले ही मेंटल प्रेशर दिया गया है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे यार? तुम पहुंचे हो आईआईटी तक, आईआईटी तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ी बात है। इंडिया में 1% लोग भी आईआईटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। 0.25% का शायद परसेंटेज निकल के आएगा, या 0.50%, चलो 1% मान लो। मतलब तुम्हें यार इंडिया में 99% लोगों से बेटर फैमिली, बेटर पेरेंट्स मिले हैं कि तुम्हें आईआईटी तक पहुंचाए हैं। इसको एक्सेप्ट करना होगा। चलो इसको छोड़ो यार, वो सब बातें छोड़ देते हैं, हम सीधे आते हैं लॉजिकल चीज़ों पे। तुमने जो बोला कि तुम्हें पहले मेंटल प्रेशर दिया गया, देखो आईआईटी ना कोई फिजिकल गेम नहीं है कि तुम दौड़ दौड़ करके और आईआईटी तक पहुंच जाओगे। आईआईटी है मेंटल गेम। जो बंदा मेंटली स्ट्रांग होता है वही आईआईटी तक पहुंचता है। अब तुम ये बताओ, अगर तुम्हें बचपन से ही मेंटल प्रेशर दिया जा रहा था, तो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें बचपन से मेंटल प्रेशर दिया जा रहा था तो फिर तुम आईआईटी तक कैसे पहुंचे? किसी भी इंसान को अगर उसको मेंटली प्रेशर दिया जाएगा तो वो बंदा आईआईटी तक कैसे पहुंचेगा? असंभव है, इम्पॉसिबल है भाई। इसको तो साइंस भी प्रूफ नहीं कर सकता है कि अगर किसी इंसान को मेंटली प्रेशर दिया जाए तो वो आईआईटी तक पहुंच सकता है, क्योंकि आईआईटी गेम ही मेंटल गेम है। आईआईटी तक पहुंचने के लिए कई सारे स्टेप से होना पड़ता है, कई सारे एग्जाम्स को क्रॉस करना पड़ता है, और वो सारे एग्जाम्स को क्रॉस करने के लिए इंसान को मेंटली फिट होना पड़ेगा, टैलेंटेड होना पड़ेगा। और अगर आपको मेंटल प्रेशर दिया जाएगा ना तो आप मेंटली फिट हो ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। तो फिर आप आईआईटी कैसे पहुंचे? पहले मुझे इसका सवाल दो। अब इसका तो एक ही मतलब हो रहा है, इसका तो यही मतलब है कि आपको आईआईटी के बाद मेंटल प्रेशर दिया गया। अगर आईआईटी से पहले मेंटल प्रेशर दिया गया होता तो आप आईआईटी नहीं पहुंच सकते थे। कोई चांस ही नहीं है बॉस, इम्पॉसिबल है, असंभव है। मतलब कि आपको आईआईटी के बाद मेंटल प्रेशर दिया गया। अब अगर आपको आईआईटी के बाद मेंटल प्रेशर दिया भी गया तो उसमें क्या गलत किया? मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको मेंटल प्रेशर दिया भी गया होगा कि बेटा ये करो वो करो, तब तो फिर कोई गलती नहीं है उसमें, क्योंकि आईआईटी तक पहुंचते हुए 25 साल लग गया। अब तो तुम मैच्योर हो गए हो, उसके बाद तुम्हें तो जॉब भी मिल चुकी है, 20-25-30 लाख 35 लाख की पता नहीं कितनी की तुम्हें जॉब भी मिल गई थी, है ना? तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो तुम खुद से स्टेबल हो ही सकते हो। क्योंकि एक बच्चे का, एक माँ बाप यार कब तक तुमको लेके चलेंगे? माँ बाप का भी माइंड कब तक काम करेगा? एक माँ बाप जो होता है उसका भी माइंड तो आगे चल करके वो डल होगा ना। अगर वो तुम्हें मान लो 25 साल 30 साल तक और तुम्हें लेके आ गया है, इसके बाद वो कितना आगे लेके जाएगा?
क्योंकि माँ बाप का भी माइंड अब धीरे धीरे कम काम करना बंद कर दिया होगा। अगर मान लो तुम्हें 30 साल तक अच्छे से लेके आया, तुमको मतलब 25 साल तक वो तुम्हें IIT क्रॉस करवा दिया, उसके बाद अगर वो तुम्हें मेंटल प्रेशर दे रहा है, तो अब तुम्हें ये समझना चाहिए कि शायद तुम्हारे माँ बाप का मेंटल प्रेशर खराब हो गया हो, मतलब शायद तुम्हारे माँ बाप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हों। क्योंकि हर जैसे हमारे ब्रेन का भी तो एक एज होता है ना। तुम्हारे माँ बाप मान लो 50 साल के हो गए, तुम्हें 25 साल तक लेके आए, तुम्हारे माँ बाप का एज 50 साल हो गया, यानी हो सकता है कि वो वही मेंटली डिस्टर्ब हो गए हों, इस वजह से वो तुम्हें मेंटल प्रेशर दे रहे हों। तो ये तो समझने वाली बात थी ना कि माँ बाप को छोड़ने वाली बात थी। बात समझो। देखो मैं हो सकता है पॉइंट्स को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, आप तो मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आप समझ पाओगे, लेकिन बातों को समझो। यानी अगर आपको IIT से पहले प्रेशर दिया गया तो आप IIT नहीं कंप्लीट कर पाते। यानी अगर आपको IIT से पहले प्रेशर दिया गया तो आप 18 साल के एज में घर छोड़ के भाग सकते थे, फिर आपने 30 साल का वेट क्यों किया? इसका मतलब यही हुआ कि आपको IIT के बाद प्रेशर दिया गया। अब अगर IIT के बाद प्रेशर दिया गया, यानी 25 साल के बाद आपको प्रेशर दिया गया, यानी अगर 25 साल के बाद अगर आपको मेंटल प्रेशर दिया गया, इसका तो ये अर्थ हो रहा है कि तब तक आपके माँ बाप का भी एज 50 साल के करीब हो चुका होगा। यानी अब आपके माँ बाप का अगर एज 50 साल के करीब हो गया, तो 50 साल का इंसान तो वैसा ही मेंटली पागल होने लगता है, मतलब उसका दिमाग तो ऐसे ही कम काम करने लगता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप का भी बुद्धि नहीं काम कर रहा है ना। तो बुद्धि नहीं काम कर रहा तो उस एज में तो आपको सपोर्ट करना चाहिए उनको, ना कि आपको घर छोड़ के भागना चाहिए और समाज में आके गंदगियां फैलानी चाहिए कि आप भी घर छोड़ दो, आप भी माँ बाप को रेस्पेक्ट मत करो। समझ रहे हो? चलो बहुत यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली। मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। देखो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में देखो, माँ बाप से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हुए हैं। एक बच्चे अगर पहले पिछले 30-40 साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो मेच्योर जब होने से पहले ही अपने माँ बाप से ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं। क्यों ऐसा हुए हैं? रेवोल्यूशन के चक्कर में। मतलब अभी पिछले 30-40 साल में रेवोल्यूशन बहुत तेज हुआ है, बहुत फास्ट रेवोल्यूशन हुआ है ना। इतने सारे नॉलेज हमारे सामने आ गए हैं कि हम अपने माँ बाप से ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं। तो लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक बच्चा अगर अपने माँ बाप से ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो अपने माँ बाप को छोड़ दे और अपने माँ बाप को क्रिटिसाइज करने लगे। ये तो बिल्कुल मतलब इसका नहीं निकला, किसी भी एंगल से ये गलत है। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब माँ बाप को ओवरऑल डिसरेस्पेक्ट करना गलत है कि आप IIT वाले बाबा आप ये बोल रहे हो कि मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया, उनको समझ ही नहीं है। तो आप ही भर टैलेंटेड नहीं हो, पूरे दुनिया में मैं आपको घूम कर बता रहा हूँ, पूरे दुनिया में आप घूम करके देख लो, पिछले 30-40 साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो सारे बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा टैलेंटेड हैं और ये रेवोल्यूशन के चक्कर में है। तो इसका मतलब क्या कि सारे लोग अपने माँ बाप को छोड़ दें, सारे लोग अपने माँ बाप की डिसरेस्पेक्ट करने लगे? ये तो गलत हुआ ना, मतलब इसका तो कोई तथ्य, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। और मैंने ऊपर 2-3 पॉइंट आपको बताया कि कहीं ना कहीं स्वार्थी तो आप भी हो बॉस। समझ रहे हो? देखो आपने जो ये सारी चीज़ें बोली हैं कि माँ बाप को छोड़ दो, डिसरेस्पेक्ट करो, इसका मालूम है कितना बड़ा मास इंपैक्ट पड़ेगा दुनिया पे? ध्यान से समझना, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? एक इंसान के अंदर रेस्पेक्ट वाली भावना कहाँ से आती है? हम जब माँ बाप की रेस्पेक्ट करते हैं तभी हमारे अंदर रेस्पेक्ट वाली भावना आती है। अब मान लो आपने बोला कि माँ बाप की रेस्पेक्ट मत करो, तो एक बच्चा अगर वो माँ बाप का रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसका जो जीन होता है ना, उसके मतलब जीन से वो माँ बाप जो रेस्पेक्ट वाला DNA ही गायब हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। मान लो अगर आज मैं अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, माँ बाप को मैंने तकलीफ दिया, आने वाले जो बच्चे होंगे वो जब देखेंगे कि मैंने अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं की थी तो वो मेरी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, मेरी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे आने वाली जनरेशन वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये पूरा एक चेन बनते जाएगा। इससे इंपैक्ट क्या होगा? उनके अंदर, आने वाले जनरेशन के अंदर धीरे 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 ये रेस्पेक्ट वाला DNA ही गायब हो जाएगा, रेस्पेक्ट वाला DNA ही गायब हो जाएगा। फिर जब इंसान माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेस्पेक्ट की शुरुआत ही घर से होती है, माँ बाप से होती है। जब इंसान माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो आने वाले समय में किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और जब किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसका इंपैक्ट मालूम है क्या होगा? लोग धीरे धीरे अमानव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीह्यूमनाइज हो जाएंगे। लोग धीरे धीरे डीह्यूमनाइज हो जाएंगे, मतलब लोगों के अंदर से ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इससे इंपैक्ट पड़ने वाला है। लोग धीरे धीरे डीह्यूमनाइज हो जाएंगे ना, मतलब क्योंकि जब माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनके अंदर रिस्पेक्ट वाली DNA खत्म हो जाएगी, फिर वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और जब किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर चाहे दुनिया में कोई हो, सबको डिसरिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाएगा। भाई ये रेस्पेक्ट, ये जो रेस्पेक्ट है ना, यही एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को एक बाउंडेशन में बांध करके रखा है, जिससे लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग समाज में कुरीतियाँ नहीं फैला रहे हैं। लेकिन जब रेस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर वही लोग गलत काम करेंगे, कुरीतियाँ फैलाएंगे समाज में आकर के, है ना, अभद्र टिप्पणियाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना होगा। हमें समाज में ह्यूमैनिटी फैलानी होगी, और ह्यूमैनिटी फैलाने का मतलब मानवता फैलाना होगा, और मानवता फैलाने का पहला स्टेप ही क्या है? रेस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान, है ना, आदर। ये सब चीज़ें हम करेंगे तभी हम समाज में ह्यूमैनिटी फैला सकते हैं।
तो बाबा जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले किसी वीडियो में आप ये क्लियर करो, आप लोगों को बोलो कि हर किसी के अंदर, हर किसी को बोलो कि उनके अंदर रिस्पेक्ट वाली भावना होनी चाहिए, लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, और तभी जब माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे तभी लोग दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तभी लोगों के अंदर एक मानवता आएगा, एक इंसानियत आएगा। इसी को हम धर्म बोलते हैं। जिसके अंदर मानवता नहीं, जिसके अंदर इंसानियत नहीं, फिर वो धार्मिक इंसान नहीं होता है। धर्म का मूल मंत्र ही यही है कि आपके अंदर मानवता, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। क्लियर है? तो मैं आईटी वाले बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले किसी वीडियो में ये क्लियर करें, ये बोले कि यार मैंने जो बोला था वो चलो मैंने हवा हवा में बोल दिया था, लेकिन हर किसी को माँ बाप का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर है? बस ये मेरा ये रिक्वेस्ट था ये आईटी वाले बाबा जी से। चलो अब हम थोड़ा सा एज अ व्यूअर को अगर हम बताएं तो मैं एज अ व्यूअर से थोड़ा सा ये मतलब बताऊंगा कि इसमें हम कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हम लोगों को थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। देखो हमें क्या करना चाहिए ना, हमें थोड़ा सा मतलब मैं इसमें सोल्यूशन बता रहा हूँ, हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, हमें छोटी छोटी कैंपेन्स को चलाना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे लोगों को बताना चाहिए कि रेस्पेक्ट का क्या मतलब है, रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। और मतलब ओवरऑल करेंगे इंसानियत हमें फैलानी चाहिए, ये हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों में नॉलेज बांटना चाहिए, है ना, लोगों को जीनियस बनाना चाहिए, ओवरऑल कहने का मतलब है। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट चेक करना चाहिए। मान लो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई अगर वायरल वीडियो है तो हमें इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसके पीछे की लॉजिक को ढूंढना चाहिए, उसके पीछे का मतलब जो क्या बोलेंगे, उसके पीछे का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि कोई वायरल वीडियो पे हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें फैक्ट चेक करना चाहिए एज अ व्यूअर, मतलब मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो एजुकेशनल मोटिवेशनल या जो लॉजिकल यूट्यूब चैनल्स हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोसाइटी में स्प्रेड आउट कर सकें, ठीक है। और ऐसे वीडियोस को हमें वायरल करना चाहिए, तभी हम समाज को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को अनफॉलो या रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना, अनफॉलो, रिपोर्ट, अनलाइक, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग समाज में गलत चीज़ें, जो लोग टॉक्सिक नेचर के होते हैं या फिर जो लोग निगेटिव चीज़ें समाज में फैला रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि गलत है, ऐसे लोगों को हमें डिसलाइक करना चाहिए, उनको अनफॉलो करना चाहिए, उनको अनसब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि एल्गोरिदम को ये समझ में आए कि ये लोग गलत हैं, फिर एल्गोरिदम उनके वीडियो को डाउन करे। ऐसे लोगों को वीडियो को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ऐसे लोगों के वीडियो को हमें वायरल होने से रोकना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं जैसे हम डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों पे हम डिबेट या डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आजकल जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो भी आकर के आपने देखा ना टीवी पे डिस्कशन करते हैं, तो ऐसे हमें एथिकल चीज़ों पे, एथिक्स पे डिस्कशन करना चाहिए। हमें जो सोसाइटी को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सके, इन सारी चीज़ों पे हमें एक हेल्दी डिस्कशन या फिर हेल्दी डिबेट्स करना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया को पर्सनलाइज बना सकते हैं। पर्सनलाइज सोशल मीडिया का मेरा मतलब ये होता है कि देखो सोशल मीडिया ऐसे काम करता है ना कि आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो, सोशल मीडिया आपको उसी टाइप का कंटेंट दिखाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया हो। तो अगर हम अपने सोशल मीडिया को पर्सनलाइज बना लें, यानी अगर हम मान लो एजुकेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट या फिर लॉजिकल कंटेंट, ऐसे कंटेंट को अगर हम सर्च करके देखने लगे 2-4 दिन, 2-4 10 बार अगर कंटेंट को ऐसे हम सर्च करेंगे तो बाद में उसी टाइप के कंटेंट हमारे फीड में आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो हम अपने सोशल मीडिया को पर्सनलाइज बना सकते हैं। जैसे अगर कोई मान लो गाना देख रहा है, उसने अगर 2-4 गाने को सर्च करके देखा ना, तो उसके बाद वो स्क्रॉल करेगा तो उसके सामने सारे वो गाने ही आएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने सोशल मीडिया को एजुकेशनल कंटेंट से भरना चाहिए। मतलब अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देखना शुरू करोगे तो आपके सामने फिर वो सारे एजुकेशनल कंटेंट ही आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन पॉजिटिव वे में काम करेगा, आपके ब्रेन में निगेटिविटी नहीं आएगी। तो आपको अपने सोशल मीडिया को पर्सनलाइज बनाना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, देखो, और हम ये कर सकते हैं कि जो रिस्पेक्ट वाला नेचर होता है ना, पेरेंट्स या एल्डर्स की जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसको हमें लॉजिकली समझना चाहिए। मतलब जैसे मान लो आपने किसी बच्चे को बोला बेटा अंकल को नमस्ते करो, तो वो बच्चे के माइंड में सवाल आएगा ना, मैं अंकल को नमस्ते क्यों करूं। तो उस बच्चे को हमें लॉजिकली समझाना चाहिए कि देखो बेटा नमस्ते, उसको ये मत बोलो नमस्ते करो, उसको ये बोलो नमस्ते क्यों करो, मतलब नमस्ते करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, रेस्पेक्ट देने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो जब आप किसी चीज़ को लॉजिकली समझाते हो ना, तब लोगों को समझ आती है।
वरना अगर आप ब्लाइंडली बोलोगे बेटा ये करो, तो ये करने से कोई मतलब नहीं है, ये क्यों करो समझाना चाहिए। आने वाले वीडियो में सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जब आप किसी को क्यों समझाते हो ना, वाई मतलब क्यों करना चाहिए, तब उनको समझ आता है। तो हमें रेस्पेक्ट वाली चीज़ों को थोड़ा सा लोगों को लॉजिकली समझाना चाहिए कि क्यों करना चाहिए। आने वाले वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बातें करूंगा कि हमें क्यों लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस में, अगर हम और देखें तो मुझे एक बात याद आती है कि जापान और चाइना में, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक रेस्पेक्ट कल्चर है। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में नमस्ते लोग कैसे करते हैं, रेस्पेक्ट कैसे देते हैं। पहले तो थोड़ा झुक के होता था, पहले लोग पाँव छू के करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। अभी कैसे हो गया है, अभी तो लोग किसी का पाँव भी मालूम है कैसे छूते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हाथ बढ़ाएंगे, दूर से ऐसे पाँव छू लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे करेंगे, कुछ लोग आंखों से नमस्कार कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे नमस्कार कर लेंगे। तो ये बस ये लोग दिखावा कर, लोग नमस्कार, ये लोग रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि अगर आप चाइना या जापान जैसे कंट्री में देखोगे तो वहाँ पर रेस्पेक्ट एकदम पूरा झुक करके रेस्पेक्ट किया जाता है, एकदम पूरा मतलब लगता है कि हाँ लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें अपनी सोसाइटी में फॉलो करना चाहिए, मतलब लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए। और वहाँ पे जो ये रेस्पेक्ट झुक करके किया जा रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है, ऐसे रैंडम वो लोग नहीं कर रहे हैं। और इसी को अगर आप गहराई से समझोगे, इसी वजह से शायद वो लोग हमसे आगे भी हैं। मतलब इस आगे होने का और भी कई सारे रीजंस हैं, बट इनमें रेस्पेक्ट भी एक मेजर रीजन है। इस वजह से चाइना और जापान हमसे आगे हैं। तो हमें ये एक रेस्पेक्ट वाला कल्चर, मतलब ये रेस्पेक्ट वाला कल्चर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करना चाहिए और सबको एजुकेट करना चाहिए कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। आने वाले जनरेशन्स को इस चीज़ को लेकर के थोड़ा हमें अपने इंडिया में काम करना होगा कि आने वाले जनरेशन्स को हम बता सकें कि हमें रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारी बातें मैंने की है। बस यार मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करें इंटरनेट पे, उन सबको यार इंटरनेट से हटाओ, उनको अनलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो, डिलीट करो, रिपोर्ट करो उनके चैनल्स को, ताकि ये लोग वायरल ना हो सके। अच्छी कंटेंट को वायरल करो, अच्छे एजुकेशनल कंटेंट जो भी बना रहे हैं उनको सपोर्ट करो। आने वाले जनरेशन्स को लॉजिकली समझाओ एक एक चीज़ों को, है ना। और रेस्पेक्ट का कितना बड़ा इंपैक्ट है इसको तो आपको समझ में ही आ गया होगा। IIT वाले बाबा को मैंने शायद इतना सारा बात बताया, अगर IIT वाले बाबा इसको देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं, वो भी आकर के सुधारेंगे और समाज में पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यार बी लॉजिकल, हर चीज़ को लॉजिकली सोचो, किसी भी ट्रेंड का हिस्सा रैंडमली मत बन जाओ। तो प्लीज़ बी लॉजिकली सोचो।